एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 से संबंधित ये चैप्टर। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की जो इतिहास की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 11। मतलब इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर से संबंधित आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आप 7 अंक अपनी बोर्ड परीक्षा में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। शुरू कर रहे हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। तो वो लौटे थे जनवरी 1915 को। गए कब थे ये भी आपको याद रहना चाहिए। फिर है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब कहाँ किया था। तो इन्होंने अपना सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात करें, किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ। मतलब कौन से वर्ष में ये गोलमेज जो सम्मेलन है ये नहीं हुआ था। तो वो वर्ष है 1933 1933। 1933 का ये आयोजन जो था ये नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की हम बात करें, असहयोग आंदोलन से पूर्व कौन सा अभियान गांधी जी द्वारा भारत में नहीं चलाया गया था। तो उस अभियान का नाम आपको बताना है जो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। कहाँ पर? भारत में। तो वो है नमक सत्याग्रह। अगले प्रश्न की हम बात करें, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। पहला है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर हुआ था। फिर अगर कांग्रेस के लाहौर अध्यक्ष की बात करें तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें पूर्ण स्वराज्य की उद्घोषणा का उद्देश्य रखा गया था। और दय वाला है तीनों ही कथन सही हैं। तो ये सही वाला बिल्कुल सही है। ये तीनों ही बातें जो है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित बिल्कुल सही है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट बहुत ही मतलब ये वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत भारतीयों को सीमित प्रतिनिधिक शासन का आश्वासन मिला था, ये पारित कब हुआ था। तो इसके पारित होने की जो सन है वो है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व का शासन मिला था, आश्वासन मिला था। अगले प्रश्न की हम बात करें, गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज करवाई थी। तो वो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था J.M. सेनगुप्ता के द्वारा। नमक सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो ये कब हुआ था ये आपको याद रहना चाहिए। और इस समय अगर वायसराय की बात करें तो वो थे लॉर्ड इरविन। कैबिनेट मिशन जो था ये भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन के भारत आने का जो समय है वो इसमें पूछा गया है। तो वो है मार्च 1946। मार्च कौन सी थी? 28 मार्च 1946।
पहला राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वो कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो वो था नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं किया गया समाचार पत्र कौन सा है? मतलब इसमें 3 समाचार पत्र जो हैं वो गांधी जी द्वारा संपादित हैं और एक जो समाचार पत्र है वो गांधी जी द्वारा संपादित नहीं है। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये तीनों ही समाचार पत्र जो हैं ये गांधी जी द्वारा संपादित हैं, जबकि कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है ये गांधी जी द्वारा संपादित नहीं है। तो इसका संपादन किसने किया ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको भेजा गया था? तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो इस समझौते की जो शर्त थी वो क्या थी? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना ही इसकी शर्त थी, या फिर सारे कैदियों को रिहा करना, या फिर तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट देना। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये तीनों ही शर्त इस समझौते के तहत रखी गई थी। तो इसका विकल्प नंबर ड जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से करने वाली टाइम जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो टाइम जो पत्रिका है उसके प्रकाशन का स्थान इसमें पूछा है, तो वो है अमेरिका। महात्मा गांधी की जो अमेरिकी जीवनी है उसके लेखक पूछे हैं, तो वो हैं लुई फिशर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, मुझे सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये कथन जो है ये किस ब्रितानी प्रधानमंत्री का माना गया है? तो इस कथन को किसने कहा था? तो वो हैं विंस्टन चर्चिल, इनके द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया था? तो वो कौन सा सम्मेलन था? तो वो सम्मेलन था गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, जिसमें पृथक निर्वाचन की जो मांग थी उसका इन्होंने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 को, और इस आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा है वो है करो या मरो, कि हमें या तो आज़ादी दो या हमें आज़ादी के लिए अपने प्राण देने हैं। फिर यहाँ से तो आपसे 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो शायद वो 2 अंक के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से पूछे जा सकते हैं। फिर 1 अंक का क्वेश्चन आपसे इसमें छोटे क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे और उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे जनवरी 1915 को, और वो तारीख थी 9 जनवरी। उनके लौटने के कारण 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है। किस इतिहासकार ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था? तो उस इतिहासकार का नाम है चंद्रन देवनेसन। तो इन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महात्मा बनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता की हम बात करें तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करके यहाँ की भूमि और यहाँ के लोगों को समझने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह
कौन सा था, तो ये इसमें पूछा है। तो महात्मा गांधी द्वारा आयोजित भारत का प्रथम सत्याग्रह है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। दिसंबर 1916 ईस्वी के कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जानकारी मिली कि सरकार जो है वो नील की खेती करने के लिए कठोरता अपनाती है। उस समय सरकार जो थी वो ब्रिटिश सरकार थी और वो नील की खेती करने के लिए किसानों पर दबाव बना रही थी। उस समय प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 को हुआ था। महात्मा गांधी ने गुजरात में किन अभियानों का संचालन किया था? तो महात्मा गांधी ने गुजरात में कौन कौन से अभियान किए थे? एक तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में श्रम विवाद, मतलब जो मिल मालिक हैं उनसे इस विवाद हो गया था और ये विवाद में उन्होंने हस्तक्षेप करके कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग इस अभियान के द्वारा उन्होंने की थी। दूसरा अभियान था इनका खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य के किसानों का लगान माफ़ करना, ये इनकी दूसरी मांग थी। दोनों ही गुजरात राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो वो है असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? फरवरी 1982 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में आंदोलन करने वालों के द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से 22 पुलिस वालों की जान उस कारण चली गई थी। इसी कारण गांधी जी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया। अगला प्रश्न है असहयोग नंबर 8 की बात करें। 1924 ईस्वी में जेल से रिहा होने पर गांधी जी ने किन कार्यों पर बहुत अधिक बल दिया? आयातित वस्त्रों के स्थान पर खादी से बने हुए कपड़ों के उपयोग पर, छुआछूत को समाप्त करने पर, बाल विवाह समाप्त करने पर और हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द स्थापित करना, इन सभी बातों पर महात्मा गांधी जी ने बल दिया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन, जिसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में कब आया और इसका आने का प्रमुख कारण क्या था? 1928 ईस्वी में उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो भारत आया। इसमें एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका पूर्णतः विरोध किया था। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की जाती थी और शेष दिवस, मतलब जो पूरा दिन बचता था, उसमें रचनात्मक कार्य होते थे। कौन कौन से रचनात्मक कार्य थे? जैसे सूत कताई, अछूतों की सेवा करना, हिंदू मुसलमानों का पुनर्मिलन करना एवं निश्चित कार्य करके मनाया जाता था। अगले प्रश्न की बात करें रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किनकी स्थापना की गई? तो वहाँ पर इनको बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा का कवरेज किस पत्रिका ने किया था? तो उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। तो वो थी टाइम्स पत्रिका, जो अमेरिका से प्रकाशित होती थी। गांधी जी को किस कार्यकर्ता ने समझाया कि आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? तो ये बात महात्मा गांधी को किसने कही थी? ये बात कही थी समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, जो खुद एक महिला थी। उन्होंने गांधी जी को कहा कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर आंदोलन में भाग लेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। दांडी यात्रा कब व कहाँ से शुरू हुई तथा कब व कहाँ पर समाप्त हुई? तो इसकी शुरुआत और शुरुआत स्थान, समाप्ति तिथि और समाप्त स्थान। तो ये जो दांडी यात्रा थी ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। और कहाँ से शुरू हुई थी? गांधी जी के गुजरात के साबरमती आश्रम से ये शुरू हुई थी। और ये कहाँ पर समाप्त हुई, कब समाप्त हुई? तो पहले हम समाप्ति समय की बात कर लेते हैं, वो है 6 अप्रैल 1930। और कहाँ पर यह समाप्त हुई? तो ये दांडी में जाकर नमक हाथ में लेकर नमक के प्रति इन्होंने प्रतिज्ञा ली और यह दांडी यात्रा इन्होंने समाप्त
की थी। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय मैकडोनाल्ड जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगले प्रश्न की हम बात करें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटकर महात्मा गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आरंभ किया। उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा है। तो ये गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें ये लौटकर आए और दोबारा से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका का विरोध क्यों किया था? तो गांधी जी का यह मानना था कि ऐसा करने पर दलितों का समाज की मुख्य धारा में एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इस कारण उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा कब दिया और किस बात पर दिया? तो अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस की ये इच्छा रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के बदले युद्ध समाप्ति पर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 1939 में और कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण यह मुस्लिम लीग मनाया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करें, मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने कौन सा प्रस्ताव रखा था जो लाहौर अधिवेशन में रखा था? उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? तो वो स्थान बताने हैं, तो वो हैं पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर। यहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई थी। प्रति सरकार या इनको हम समानांतर सरकार भी बोल सकते हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? पहला कार्य इन्होंने किया था जन आंदोलनों का आयोजन करना और दूसरा इनका कार्य था रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति को बढ़ाना। अगले प्रश्न की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी प्राप्त करने का प्रयास किस वायसराय ने किया था? तो वो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगले प्रश्न की हम बात करें, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यह आया था मार्च 1946 को और उसका क्या प्रयास था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था जिसमें भारत के भीतर ही प्रांतों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की जा सके। अगले प्रश्न की बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ये किसने दी थी? तो दिल्ली में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। पहले हमने देखा था महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अगला है, गांधी जी की जीवनी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी डीजी तेंदुलकर ने। अगले प्रश्न की बात करें, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स मतलब पुराने पत्रों का पुलिंदा, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी पत्र उनके द्वारा लिखे गए थे उन पत्रों का संकलन ही ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से किया गया। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? चरखा जो था वो जन सामान्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ था और यह स्वदेशी व आर्थिक प्रगति का प्रतीक भी माना जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया था? तो गांधी जी ने आम लोगों की तरह ही वस्त्र पहनने शुरू किए और उन्हीं आम लोगों की तरह
अपना जीवन यापन किया और उन्हीं की भाषा में वो बोलते थे। गांधी जी लोगों से मिलने वाले पत्रों को किस समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे? तो उसका नाम है हरिजन समाचार पत्र। फिर इसी चैप्टर से एक आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 4 अंक का होगा। तो यहाँ आपके सामने जो भी हम प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हीं में से वो प्रश्न शायद आपसे पूछा जा सके। पहला है, असहयोग आंदोलन का सविस्तार उल्लेख आपको करना है। महात्मा गांधी जी द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलनों में सबसे बड़े आंदोलन की हम बात करें तो वो था असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इस आंदोलन को शुरू करने के कई कारण थे, वो कौन कौन से हैं वो हम बारी बारी से देखेंगे। पहला कारण था रोलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। गांधी जी ने देश भर में इस एक्ट के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई। निहत्थे जो अस्त्र शस्त्र जिनके पास नहीं थे वो निहत्थे। इस घटना में असहयोग आंदोलन को जन्म देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला कारण था ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में संवैधानिक सुधार करने का वादा ब्रिटिश सरकार ने किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगला प्रश्न है आर्थिक कठिनाइयाँ। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में महंगाई जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। अगला कारण था ब्रिटिश सरकार के अन्याय। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के खिलाफ न्याय की मांग इन्होंने की थी। फिर है खिलाफत का मुद्दा। तो इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के कार्यों का इन्होंने विरोध किया था। अगले बिंदु की हम बात करें, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से जो कार्यक्रम थे वो अपनाए गए थे, उनमें हम बात करें तो पहला था सरकारी उपाधियों और अवैतनिक जितने भी पद थे उन सभी से भारतीयों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का इसके द्वारा बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का भी इसके द्वारा बहिष्कार किया गया। सरकारी समारोह का भी बहिष्कार हुआ। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का इसके द्वारा अंत हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता को इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया। असहयोग आंदोलन की प्रगति की बात करें तो विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल व कॉलेज, वकीलों ने अदालत व जो श्रमिक थे उन्होंने कारखानों पर काम करना छोड़ दिया था। 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए और सरकार ने लोकप्रिय नेताओं को जेल में डालकर इस आंदोलन को दबाना चाहा, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। इस आंदोलन में देश की संपूर्ण जनता ने भाग लिया। चौरी चौरा कांड व असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो ये किस प्रकार इसकी समाप्ति होती है ये हम देखने वाले हैं। चौरी चौरा में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था तब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इसी कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये चौरा चौरी कांड के कारण इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस लिया गया। फिर हम बात करें असहयोग आंदोलन का महत्व एवं इसके प्रभाव, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहला है सकारात्मक आंदोलन। लुई फिशर के अनुसार असहयोग आंदोलन और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया था। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से ये सकारात्मक माना जाता है।
इसके लिए प्रगति, प्रतिवाद, परित्याग तथा स्व अनुशासन बहुत ही जरूरी थे और यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। हिंदू की बात करें तो वो है अंग्रेजी शासन की नींव हिलना। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन की जो नींव थी वो पूरी तरीके से हिल चुकी थी। अगला बिंदु है जन आंदोलन। इसमें हम बात करें तो असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक एवं जनप्रिय बना दिया था। अगला बिंदु है राष्ट्रीयता का प्रसार, मतलब असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया। 1922 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला था। तो इसके उत्तर की हम बात करें तो इन्होंने कई तरीके अपनाए थे। उनमें सबसे पहला तरीका है विश्व स्तर पर ख्याति। 1915 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आए तो आने से पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल बनाया था। मतलब पहला सत्याग्रह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। उन्होंने मानववाद, समानता आदि के लिए कठोर प्रयास किए तथा रंग भेद और जातीय भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने लगातार सत्याग्रह किया तथा विश्व स्तर पर ख्याति मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन को विशिष्ट वर्गीय आंदोलन से जन आंदोलन में बदलना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से ही राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों को भी शामिल कर एक जन आंदोलन में ये आंदोलन जो था वो परिणत कर दिया। अगले बिंदु की बात करें, भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार। तो इसमें हम बात करेंगे गांधी जी ने अपने भाषणों तथा लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को ये बता दिया कि भारत में फैली गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, दरिद्रता, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा और अंधविश्वास के लिए ब्रिटिश शासन जो है वो पूर्णतः जिम्मेदार है। अगले बिंदु की बात करें, जनता की मांग। गांधी जी एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश का संचार अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा में किया। क्योंकि जनता को मातृभाषा जो है वही जल्दी समझ में आती है। अंग्रेजी भाषा केवल जो पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं को समझ में आती है और उन्होंने तो जो उच्च भाषा मतलब जो संपन्न परिवार थे उन्होंने तो जन आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नवीन शाखाएं गांधी जी द्वारा खोली गई तथा देशी राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना भी इन्होंने शुरू कर दी थी। अगला बिंदु है जननेता तथा अन्याय व शोषण के प्रति आवाज़ मुखरित करना। गांधी जी समझते थे कि जब तक वे किसानों, मजदूरों और जनसाधारण के प्रति सरकार, जमींदारों, तालुकदारों आदि के द्वारा किए जा रहे अन्याय व शोषण के विरुद्ध समझते थे कि जब तक वे किसानों, मजदूरों और जनसाधारण के प्रति सरकार, जमींदारों, तालुकदारों आदि के द्वारा किए जा रहे अन्याय व शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जनता उन्हें अपने बीच का व्यक्ति नहीं मानेगी। इसलिए उन्होंने गरीब किसानों, मजदूरों और आम आदमी के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो है सांप्रदायिक एकता के समर्थक। गांधी जी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को अपनी दो आँखें मानते थे। वे सांप्रदायिक एकता के हामी थे। वे हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं मानते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था। अगले बिंदु की बात करें तो वो है नारी सशक्तिकरण के समर्थक। गांधी जी नारी सशक्तिकरण के बहुत ही
बड़े समर्थक माने जाते थे। वे स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने नारियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल किया। चरखा कातने, खादी का प्रचार प्रसार करने, शराब व नशाबंदी का विरोध करने के लिए भी महिलाओं को गांधी जी ने प्रेरित किया था। अगला बिंदु है प्रमुख समाज सुधारक। गांधी जी ने समाज सुधार के कार्यों पर भी बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। उन्होंने साबरमती आश्रम में स्वयं अपने हाथों से कार्य किया था। हरिजन सेवक पत्र के माध्यम से उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध शंखनाद किया था। जब देश में धार्मिक घृणा व उन्माद फैला हुआ था तो उन्होंने कई बार आमरण अनशन किया था। आमरण मतलब जब तक जीवन है, और दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करके इनके द्वारा शांति की स्थापना भी की गई थी। उन्होंने चरखा चलाने, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, दलितों का उद्धार एवं स्वयं साधारण वस्त्र पहनने तथा सामान्य लोगों की तरह रहने, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करने आदि पर बल दिया था। तो इस प्रकार हम बात करें तो गांधी जी ने अपनी गतिविधियों और कार्यकलापों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया। फिर है टिप्पणी लिखिए। तो कुछ ऐसे बिंदु आपको मिलेंगे, उन बिंदुओं के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें हम बात करें, सबसे पहला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन मुख्यतः मुसलमानों के धर्म उत्तराधिकारी खलीफा के पद को समाप्त करने से जुड़ा हुआ था और इस आंदोलन की कई मांगें थी, जैसे कि पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। दूसरी मांग थी जजीरात उल अरब मतलब अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इसमें इस्लामी संप्रभुता के अधीन ये रहें तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की भरपूर कोशिश की। अगली टिप्पणी है रॉलेट एक्ट के संबंध में। भारतवासियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बढ़ते विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत ही कठोर कानून बनाए। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी जांच के कारावास में बंद किया जा सकता था। यह ऐसा कानून था जिसके खिलाफ कोई भी अपील दलील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। रॉलेट एक्ट के पारित किए जाने से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा। उन्होंने इस काले कानून के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान चलाया। गांधी जी की अपील पर अनेक नगरों में हड़ताल की गई। पंजाब के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक विशाल सभा आयोजित की और इस सभा पर एक अंग्रेज ब्रिगेडियर डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगली टिप्पणी आपको करनी है दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक विरोध का एक अभियान था। यह यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर 5 अप्रैल 1930 तक ये चली थी, जिसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी ने अपने हाथों से समुद्र तट पर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा और इसी के साथ ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है। वह यात्रा ब्रिटिश सरकार के नमक पर
मतलब ये जो दांडी यात्रा थी, ये ब्रिटिश सरकार के नमक पर बढ़ते दमनकारी कर के खिलाफ थी। इस यात्रा का मकसद अहिंसक विरोध के जरिए ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार का विरोध, नमक सत्याग्रह के प्रभाव माना जाता है। सरकार ने गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों द्वारा व्यापक पैमाने पर सविनय अवज्ञा की गई। नमक कर के अलावा अन्य अलोकप्रिय कर कानूनों की भी अवहेलना की जा रही थी, जैसे कि वन कानून, चौकीदार कर, भूमि कर। इस आंदोलन के 3 प्रमुख प्रभाव थे। पहला था, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में ला दिया था। इसमें महिलाओं और दलित वर्गों सहित अनेक लोगों को सीधे स्वतंत्रता आंदोलन के संपर्क में लाया गया। इसने साम्राज्यवाद से लड़ने के एक साधन के रूप में अहिंसक सत्याग्रह की शक्ति को दर्शाया। अगली टिप्पणी है गोलमेज सम्मेलन। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 के बीच में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, ये नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित हुआ। इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। मतलब जो नेता थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लेने के कारण ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये असफल हो गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और यह लंदन में ही आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में दलितों के पृथक नेतृत्व के मुद्दे को लेकर असहमति के कारण किसी नतीजे पर वो नहीं पहुंच सका। इसलिए गांधी जी को इस सम्मेलन में भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले सम्मेलन की बात करें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, ये नवंबर 1932 को हुआ, जो अंतिम था और इसमें मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, क्योंकि अधिकतर मुख्य भारतीय राजनीतिक प्रमुख इस सम्मेलन में मौजूद नहीं हुए थे। इस प्रकार तीनों गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल साबित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन आपको करना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अतुलनीय मतलब जिससे तुलना, किसी से उसकी तुलना ना करना। गांधी जी के विविध क्षेत्रों में योगदान को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विशिष्ट वर्गीय आंदोलन से जन आंदोलन बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणत करने का था। गांधी जी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा जो फरवरी 1916 को हुई थी, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई थी। इसमें गांधी जी ने अपने भाषण में मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी वेशभूषा को गरीब भारतीयों की वेशभूषा के अनुरूप, मतलब उन्हीं के समान ढाला, ताकि गरीब जनता उसे अपने जैसा समझते हुए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सके। इसके अलावा उन्होंने विशिष्ट धर्मों के बीच में सौहार्द बढ़ाने का भी प्रयास किया। राजनीतिक दृष्टि से गांधी जी द्वारा देश में कई छोटे और बड़े आंदोलन किए गए, जिनमें से समस्त देशवासियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख आंदोलन जो थे वो इस प्रकार हैं। पहला है असहयोग आंदोलन 1920। इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो वकील हो या फिर वो कारीगर हो, सबने अपना काम करना बंद कर दिया। विद्यार्थियों ने
विद्यालय जाना छोड़ दिया, सभी आज़ादी की इस लड़ाई में कूद पड़े। दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसमें गांधी जी ने शुरू किया और उन्होंने नमक कानून इस आंदोलन के दौरान तोड़ा, जिसके लिए गांधी जी को जेल भी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में गांधी जी का क्या योगदान है, तो इसमें हम बात करें, गांधी जी एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की तथा उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट किया। इसका उदाहरण खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़ना था। दूसरा कारण था समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जातीय प्रथा का विरोध किया। उन्होंने यथासंभव दलितों का उद्धार किया तथा पहली बार अछूतों को हरिजन नाम से इनके द्वारा संबोधित किया गया। उनके उद्धार के लिए हरिजन नामक पत्र निकाला गया। वे छुआछूत के विरुद्ध लड़े तथा सभी वर्गों और धर्मों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत का विरोध किया तथा भारतीयों को मतांतरों के बीच सच्चा संयम लाने पर बल दिया। आर्थिक क्षेत्र में इनका योगदान था। आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए उन्होंने चरखा चलाने, खादी पहनने पर ज़्यादा जोर दिया, जिससे देशी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिल सके। गांव के विकास और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर इन्होंने बल दिया, जिन्हें छोटी पूंजी से परिवार के सदस्य घर से चलाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। उन्होंने मशीनीकरण की नीति का विरोध किया। वे इस बात के भी विरुद्ध थे कि धन का केंद्रीयकरण केवल कुछ ही लोगों के हाथों में जाए। अगला बिंदु है, उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों को अपना वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल करने को कहा तथा भारत के सभी वर्गों में आर्थिक समानता लाने पर भी बल दिया। गांधी जी किसानों के हित के लिए भी लड़े और उनकी रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़े। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सभी किसान आंदोलन के प्रमुख उदाहरण हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कहें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अहिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन तथा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की उनकी रणनीति और उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट करने के साथ ब्रिटिशों को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया था। गांधी जी की विरासत आज भी विश्व भर के लोगों को न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु प्रेरित करती है। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।